कि वो केसीआर के वहाँ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की जो यात्रा है उसको खाली समर्थन देंगे। उसका एक मुख्य वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में हालांकि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जिस ढंग से यात्रा निकली और कांग्रेस का ग्राफ कहीं ना कहीं या जो राहुल के लिए जो एक परसेप्शन बना था वो परसेप्शन हटा है। भारत जोड़ो यात्रा के क्लोजिंग फंक्शन में अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव केसीआर की रैली में शामिल होंगे। तो 2024 के चुनाव को लेकर क्या थर्ड फ्रंट अपना स्वरूप अख्तियार करने लगा है और क्या यह थर्ड फ्रंट कुछ गुल खिला पाएगा, बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानने वाले, समझने वाले जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे जानेंगे। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी हैं, नवलकांत सिन्हा जी हैं, जनार्दन जी हैं। शुरुआत प्रमोद जी से ही करेंगे। अखिलेश यादव कांग्रेस की जो क्लोजिंग सेरेमनी है भारत जोड़ो यात्रा, उसमें वो बधाई देते हैं लेकिन शामिल नहीं होते हैं, और केसीआर की जो रैली होने वाली है उसमें वो जाएंगे। उन्होंने कह दिया हम जाएंगे। क्या लगता है कि 2024 में थर्ड फ्रंट धीरे धीरे आकार ले रहा है और ये बीजेपी को 2024 में कुछ चुनौती दे पाएगा? संतोष जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दो चीजें हैं इसमें, आपको दो नजरिए से देखना होगा। एक तो पिछले 8 वर्षों में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल नेपथ्य में डाल दिया है और तमाम कोशिशों के बावजूद तमाम छोटे मोटे गठबंधनों के जातिगत समीकरणों के आधार पर जो गठबंधन बने वो विफल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति, कूटनीति से उनको ध्वस्त कर दिया। ये 24 का इलेक्शन विपक्ष के लिए इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उनके अब अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देगा। अगर 24 के इलेक्शन में ये इनकी एकजुट होना इनकी अपनी राजनीतिक विवशता है। ये बात दीगर है कि कुछ इक्वेशंस ऐसे हैं कि जिसकी वजह से, जैसे अखिलेश ने कहा कि वो केसीआर के वहाँ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस की जो यात्रा है उसको खाली समर्थन देंगे। उसका एक मुख्य वजह ये है कि उत्तर प्रदेश में हालांकि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नेता नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जिस ढंग से यात्रा निकली और कांग्रेस का ग्राफ कहीं ना कहीं या जो राहुल के लिए जो एक परसेप्शन बना था वो परसेप्शन हटा है, उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है। उससे कहीं मुस्लिम वोट बैंक न दरक जाए, जो एमवाई फैक्टर है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का, इस लिहाज से वो उनसे दूरी बनाए हुए हैं। दूसरे, इससे पहले वो गठबंधन कर चुके हैं लेकिन उसमें उनको कोई लाभ नहीं मिला। तो ये दो अनुभव गठबंधन के कटु अनुभव है अखिलेश यादव के पास। ये भी एक कारण, क्योंकि कांग्रेस के पास उसका अपना कुछ है ही नहीं। कांग्रेस तो मतलब ये कह लीजिए कि वो अपने खोने के लिए कुछ है ही नहीं और देने के लिए भी कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, के देने के लिए भी उत्तर प्रदेश में कुछ हो। तो इस वजह से अखिलेश को अपना उत्तर प्रदेश देखना, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को वही मुचैटा दे सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने ये बात कही है कि समर्थन दिया है, उस पर मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग समूचे विपक्ष की 24 में बनेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, ऐसा मुझे लगता है। नवल जी, क्या जो छोटे दल हैं वो एकजुट हो पाएंगे और थर्ड फ्रंट के तौर पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर बीजेपी के लिए होंगे बिना कांग्रेस के? देखिए, बिना कांग्रेस के या बिना बीजेपी के पूरे देश में किसी गठबंधन के की जो सरकार बना सके कल्पना करना कठिन। आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूं। जो नरसिम्हा राव की सरकार थी वो एक ऐसी सरकार थी जिसमें बहुत सारे छोटे दलों के संग गठबंधन हुआ था और उनके संग सरकार बनी थी, और वही प्रयोग अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया। और फिर एक चलन में ही आ गया था, जब से मोदी जी के आने से पहले ये चलन में ही था कि जो छोटे दल हैं उनको लेके चला जाए, सरकार बनाई जाए। तो जाहिर सी बात है उसी की कवायद हो रही है। लेकिन जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि राहुल की यात्रा देखिए ना, केरल से शुरू होती है जहां पे मुस्लिम बड़ी संख्या में है, और यहाँ पे जब यूपी आती है, आप चूंकि यूपी का जिक्र कर रहे हैं, यूपी के जिन 3 जिलों से
गुजरती है वहां पे मुस्लिम वोटों की अधिकता है। और दूसरी बात, बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि मुसलमानों को एक करने के लिए राहुल गांधी निकल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो एंटी बीजेपी राजनीति करने वाले दल हैं उनके लिए मुस्लिम मतदाता एक महत्वपूर्ण मतदाता है और सबको डर लगता है कि कहीं ये वोट टूट के कहीं और चला ना जाए, तो इसी की कोशिश हो रही है। हमारे साथ जनार्दन जी भी हैं। सर, एक आपसे भी वही सवाल कि क्या 2024 में जो थर्ड फ्रंट है वो कुछ करिश्मा कर पाएगा? देखिए संतोष जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीतिक कौशल को मैं जरूर इसमें बधाई दूंगा कि उसने पूरे विपक्ष को एकजुट होने पे मजबूर कर दिया है। देखिए, पहले अब कोई भी भाजपा के सामने ऐसा दल नहीं बचा है जो ये कह सके कि हाँ हम पूरी तरीके से उनसे लड़ने में सक्षम है। तो निश्चित रूप से जो आप राहुल गांधी की आप ये यात्रा देख रहे हैं वो कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार वापस लाने की कोशिश की गई है। और जो थर्ड फ्रंट की बात हम लोग कर रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव, ममता और बाकी जो बड़े नेता हैं विपक्ष में, वो अपना राजनीतिक एक अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति को सफल भी करता है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोट पे कभी भी दांव नहीं लगाया है। आप देखिए, उन्होंने इतने भी कहने पे अमित शाह से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए कि आपने किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया या इस तरह के जो सवाल किए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति एकदम स्पष्ट है, वो मुसलमानों को लेकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो लोग विपक्ष उनको जोड़ रहे हैं तो ये हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाएगा। और अखिलेश यादव के लिए एक विडंबना इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर उनको सरकार में आना है, वापस अपने को दोहराना है, तो निश्चित रूप से मुसलमानों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिस पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी नजर है। बोलना है कुछ? नहीं, बस। इसके बाद सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव ने मैनपुरी के उपचुनाव के बाद अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव किया है? क्योंकि मैनपुरी चुनाव के बाद अखिलेश यादव कभी मंदिर में नजर आ रहे हैं और कभी विवेकानंद की जयंती मनाते नजर आ रहे हैं। सर, आपसे जानेंगे कि अखिलेश यादव ने मैनपुरी चुनाव के बाद लगता नहीं है कि कुछ बदल गए हैं? मैनपुरी चुनाव में भी वो ब्राह्मणों के मोहल्ले में गए, डिंपल यादव दलितों की बस्ती में गई, जिस ढर्रे पर बीजेपी चल रही थी, और बीजेपी जैसे हाईजैक करती है दूसरों के महापुरुषों को, ऐसे अब अखिलेश यादव ने कल विवेकानंद जयंती बनाई और विवेकानंद को अपना आदर्श बताया, उनके आदर्शों की बात की। तो लगता है कि कुछ बदल रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजी में अखिलेश यादव? संतोष जी, देखिए, एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह जी रहे तब उनका सबसे बड़ा फैक्टर एमवाई फैक्टर था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरीके से डेंट कर दिया और समाजवादी पार्टी को सत्ता के नज़दीक नहीं आने दिया। तो अब ये बात मैनपुरी इलेक्शन से दो चीज़ें तो समाजवादी पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि शायद अच्छी हुई हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि शिवपाल यादव को उन्होंने मना लिया या उनको अपने साथ रख लिया और वो भी मान गए। ये एक बड़ा फैक्टर होगा जो 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं ज़्यादा या कम जो भी आप कह लें उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके पास संगठन की, उनके पास अनुभव की, ये सारी चीज़ें उनके पास थी। अखिलेश के पास ना अनुभव था, ना ही कोई ऐसी चीज़ थी। उनके पास सलाहकार भी बड़े दो कौड़ी के लोग थे जो उनको लेकिन नवरत्न कहते हैं। अब उनको 10 रत्न कहिए, 9 रत्न कहिए, लेकिन उनके सलाहकार जो है वो उनकी नुकसान का बड़े कारण रहे हैं। अब वो आ गए। दूसरी, अखिलेश जी के बाद ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई कि अब खाली एमवाई फैक्टर से हम राजनीति नहीं कर सकते हैं। जब तक हम समाज के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति थी उस पर जो जिस ढंग से पलीता लगाया है, उससे सारे विपक्ष को ये बात समझ में आ गई है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति या तुष्टीकरण के घोड़े पर बैठ के राजनीति नहीं कर सकते हैं। अब उनको समाज के सभी वर्गों को, समाज के सभी जातियों को, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कि अब चाहे वो अखिलेश हों और चाहे नीतीश हों और चाहे और राजनीतिक दल हों, वो छोटे छोटे जातिगत समीकरणों को तो बैठा रहे हैं लेकिन जातिगत राजनीति नहीं कर रहे हैं या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं या उस पर उनके तीखे बयान नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है कि वो जो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति में पलीता लगाया
और अब वो लोग भी समझ गए विपक्ष, और उसको उन्होंने उस अपनी कमजोरी को महसूस कर लिया और उसको वो दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से अखिलेश के लिए, लेकिन 2024 का चुनाव जो परिदृश्य मुझे दिखाई दे रहा है बड़ा दिलचस्प होगा। नवल जी, ऐसे प्रमोद जी कह रहे थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण या MY फैक्टर जो समाजवादी पार्टी की ताकत हुआ करता था, लेकिन 2022 में भी वो ताकत था, लेकिन अब 2023 और अब 2024 अभी तक जो नजर आ रहा है कि लग रहा है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अखिलेश यादव बढ़ रहे हैं। मैनपुरी के उपचुनाव में भी देखने को मिला, और अब हाल ही में जैसे कल वो विवेकानंद की जयंती, विवेकानंद के आदर्शों की बात कर रहे थे, तो कुछ बदलाव हो रहा है 2024 की रणनीति को लेकर के अखिलेश यादव में। मेरे ख्याल से मुझको लगता है कि अखिलेश यादव उसी तरह की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि बीजेपी बनाती रही है 14 के बाद से, यानी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस तरह के फिल्म के पोस्टर रहते हैं। लेकिन उसके अंदर छोटी छोटी जातियों को सहेज करके उनके वोटों को इकट्ठा करके सरकार बनाने की रणनीति है, और उसमें लगातार बीजेपी सफल रही है। मैं इधर जो गौर कर रहा हूँ एक खास चीज की, जो अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के दौर की जो पॉलिटिक्स थी उससे निकल के उन्होंने पहचान बनाई थी। डीपी यादव को पार्टी में आने से रोका था और वो पहचान बनी थी। उसके बाद इतनी बड़ी जीत मिली थी जो कि ऐतिहासिक जीत थी। उसको लगातार अखिलेश यादव फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि वो एक नए तरह का प्रयोग करने जा रहे हैं, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स थी कि जो जीत सकता है वो उस पर चाहे आरोप हो चाहे कोई भी चीज हो उसको हम टिकट देंगे। एक MY फैक्टर था वो रहेगा। तीसरा, उनको लगा कि बिना हिंदुत्व की बात किए सरकार बनाना बड़ा कठिन है, और ज्यादा अगर हम प्रो मुस्लिम बात करेंगे तो वो एक संदेश खराब जाएगा। तो वो दो तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सॉफ्ट हिंदू की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुझको लग रहा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे लोकसभा के इलेक्शन में सपा की तरफ से कई ऐसे प्रत्याशी दिखेंगे जिनकी छवि बाहुबली की रही है, और शिवपाल यादव तो उसके हमेशा से समर्थक रहे हैं इस तरह की पॉलिटिक्स के, और वो साथ में भी खड़े हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स मुझको लगता है आने वाले समय में होने जा रही है। लेकिन एक कवायद अखिलेश यादव और कर रहे हैं, वो ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो टूट के कहीं शिफ्ट ना करे, यानी कि किसी भी हालत में वो उसका कुछ हिस्सा भी कांग्रेस संग ना जाए। और ये भी रणनीति बना रहे हैं कि जो BSP करती है कि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे देती है, उसको रोकने की भी कवायद कर रहे हैं। और वो उसके जो मुख्य रणनीतिकार होंगे वो शिवपाल यादव होंगे। अब देखिएगा अगले चुनाव में कई बाहुबलियों को सपा से टिकट मिलेगा। कई बाहुबलियों को क्या टिकट मिलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव कुछ बदले नजर आ रहे हैं, वो MY फैक्टर से ऊपर हट करके सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ गए हैं। देखिए संतोष जी, जो बूथ लेवल की राजनीति, बूथ को अपना मजबूत करना है, ये बसपा ने शुरू करी थी। मायावती जी के समय में बहुत मजबूती से सामने आया। जो पिछड़ों में अति पिछड़े थे उनकी राजनीति मुलायम सिंह यादव जी ने शुरू करी थी, लेकिन ये दोनों ही बड़े नेता जो है अपने आधार को नहीं संभाल पाए, और आज भाजपा ने उसी चीज को समर्थवान बनाते हुए अपनी पार्टी को इतना बढ़िया मजबूत खड़ा कर दिया है। आप देखिए पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं, बूथ लेवल पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है, पिछड़ों में अति पिछड़े और अति दलित की बात की जा रही है। तो निश्चित रूप से कि जो लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जो ट्विटर पे अपनी पॉलिटिक्स चलाने की सोच रहे थे, उनको भाजपा ने ही एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया है। और अब जैसा आपने स्वयं कहा कि अब उनको घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। अब वो हर बस्ती में जाना चाहते हैं, हर व्यक्ति को मानना चाहते हैं, और हर एक जो बड़े एक आइकन है उनको वो एक ट्रिब्यूट देते हैं। उसका कारण ये है कि क्षेत्र और क्षेत्र की राजनीति जो है अब आज की नहीं है। एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज का जो वोटर, जो बड़ा वोटर है, वो युवा है। युवा जो है वो अपने जातिगत जो धार्मिक बंधनों को तोड़ना चाहता है। वो बात करता है विकास की, वो बात करता है रोजगार की, है ना। अगर आप उस चीज पे खरे उतरते हैं तो फिर आपकी बात वो सुनता है। आपने देखा, आपने बोला मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, मैं ये फ्री दे दूंगा। युवा को आप भरमा नहीं सकते, उनको आप ठोस चीज देना चाह रही है। आप सिर्फ राम मंदिर ही एक कारण नहीं रहा भाजपा की मजबूती का। भाजपा ने जिस हिसाब से अपने काम को किया, अगर विपक्षी दल उसी हिसाब से अपने लोगों को मजबूत करते हैं, बाहुबली को टिकट देना और ना देना ये एक अलग बात होती है। क्योंकि देखिए आपने अमित शाह जी को देखा जो कई मंच पे ये कह चुके हैं हम
विनेबिलिटी के हिसाब से टिकट देते हैं, किसमें जीतने का कितना सामर्थ्य है। तो निश्चित रूप से ये जरूर देखना पड़ेगा कि वो आपका कैंडिडेट कितनी एक सामर्थ्य रखता है। आप उसको सिर्फ जाति के हिसाब से देते हैं, धर्म के हिसाब से देते हैं, तो फिर आप गच्चा खाएंगे। और भाजपा एक जो बढ़िया रणनीति के साथ बैठी हुई है, उसको आप टक्कर देने में उतने सफल नहीं हो सकते। 2024 क्या जो देश में सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश से जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, क्या बीजेपी को जो चुनौती देने वाला जो फ्रंट बन रहा है, क्या वो ऐसा मजबूत हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस के बिना, फिर वही सवाल कि कांग्रेस के बिना क्या थर्ड फ्रंट इतना मूर्त रूप ले पाएगा? 2024 में बीजेपी की राहें कठिन होने वाली हैं। नहीं संतोष जी, देखिए कांग्रेस को दरकिनार करके थर्ड फ्रंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, चाहे वो समूचे लोग मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो उसकी अपनी अभी भी उसके पास उसके आप उत्तर प्रदेश या ऐसे 2-4-6 राज्य आप जरूर कह दें कि वहाँ उसका अपना जनाधार नहीं बचा है। लेकिन आप चाहे दक्षिण भारत चले जाएं, चाहे आप राजस्थान चले जाएं, चाहे आप मध्य प्रदेश चले जाएं, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर हो गई तो पूरे देश में कमजोर हो गई है। मतलब अभी हम कांग्रेस को कम आंक रहे हैं क्या? ने बिल्कुल निश्चित रूप से, और अब की कांग्रेस बड़ी मजबूती से लड़ेगी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से उन्होंने यात्रा निकाली है, जिस ढंग से उन्होंने परिपक्वता दिखाई है, जिस ढंग से ग्राउंड लेवल पर अपने को स्थापित करने की कोशिश की है, तो उससे कांग्रेस मजबूत होगी, निश्चित रूप से मजबूत होगी, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास, मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि न उनके पास कोई ऐसा नेता है कि जो एक जिले से हटके दूसरे जिले में उसकी अपील का कोई असर हो, और ना ही उसके पास संगठन है और ना ही उसके पास कार्यकर्ता बचे हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए कि कांग्रेस की भले विनेबिलिटी है और अभी उत्तर प्रदेश में हालात खराब हैं, बाकी राज्यों में बेहतर हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव नहीं जाना चाहते, कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार नहीं है, कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी भी नहीं है। तो फिर कांग्रेस एक कहते कि क्या कांग्रेस के साथ फिर किनके दम पे, क्या दक्षिण के राज्यों में जो उनके छत्रप हैं उनके सहारे वो इतने बड़ा बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? तो आप जो ये बात कह रहे हैं, तो खाली अगर ममता को बंगाल में ले लीजिए, नीतीश जी को बिहार में ले लीजिए और इनको उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, बड़े राज्य तो ये छूट गए नॉर्थ के, छूट गए निश्चित रूप से। लेकिन ऐसा नहीं, आप महाराष्ट्र में अभी शरद पवार ने जो राहुल के लिए राहुल की यात्रा पर जो टिप्पणी की है, उसके संदेश को समझना होगा। और वो अभी आपको ये लग रहा, और मैं जहां तक समझता हूं कि अभी विपक्ष अपने कार्ड को खोलना नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो दहशत में है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि वो सारी चीज चक्रव्यूह को तोड़ दे। तो मुझे लगता है कि 24 के आते आते विपक्ष की, जो मैंने एक शब्द पहले कहा था, विपक्ष की अब विवशता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, वरना क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 24 का इलेक्शन बहुत निर्णायक होगा क्षेत्रीय दलों के लिए। क्या लगता है कि 2024 क्षेत्रीय दलों के लिए संकट का चुनाव हो जाएगा अगर वो एकजुट नहीं हुए, और कांग्रेस के साथ जाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी हैं, ये केसीआर के साथ जाने की तरफ दिख रहे हैं, कांग्रेस से बाय बाय कर रहे हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, वो एक शब्द में हम कह नहीं सकते। जैसे कि बिना कहा जाता है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर पूरे देश के लिहाज से देखा तो नहीं हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ कांग्रेस है कि अखिलेश यादव उनको साथ लेके घूमे, पश्चिम बंगाल में कहाँ कांग्रेस है कि ममता बनर्जी साथ लेके घूमे, बिहार में कहाँ है कि आरजेडी और जेडीयू साथ में लेके घूमे, तो वहाँ पे पार्टी है नहीं। और आप देखिए ना कि इन लोग का एहसान मानना चाहिए कांग्रेस को, जैसे कि लंबे समय से आप देख रहे हैं कि अमेठी रायबरेली की बहुत सारी सीटें विधायकी जो होती है, जो एमएलए वाली सीटें हैं, वो सपा जीतती रही, लेकिन फिर भी वो तोहफे वो सीटें देती थी और इसको गिफ्ट कर देती। हाँ, और वो भी नहीं बचा पा रहे हैं, वो भी नहीं जीत पा रहे हैं, और बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन कर रहे होंगे। मैं एक साधारण वोटर की तरह सोचता हूं, मुझको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा जो केरल से निकली थी, अगर वो गुजरात से शुरू होती, जितने दिन केरल में घूमे हैं, मुझको नहीं पता वहां जीतते कि नहीं जीतते, लेकिन सीटें बहुत ज्यादा होती, लेकिन केवल इस वजह से नहीं गए कि कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि इनकी यात्रा का तो उल्टा असर होने लगा है ना। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, कर पूरा उत्तर प्रदेश न घूमते, कम से कम अमेठी रायबरेली यात्रा घुमा लेते, है ना। उनके रूट में नहीं था शायद, वो रूट तो वो उनके होता है ना बॉस, रूट तो बनाने पे होता। शुरुआत भी आप गुजरात से कर सकते थे ना, नहीं किया आपने।
इसलिए नहीं की कि खतरा ना हो जाए, है ना। तो एक इमेज बिल्डिंग की बात अलग होती है। गोविंदा भी चुनाव जीते, इमेज बिल्डिंग की वो बॉलीवुड स्टार है, लेकिन पॉलिटिक्स में जमना टिकना वो बड़ा कठिन काम होता है। बीजेपी वो परफॉर्मेंस जो दे रही है, क्षेत्रीय दल बहुत बड़ी ताकत है। मुझको लगता है कि कांग्रेस को उन पे विश्वास जमाना चाहिए। उनको ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, जेडीयू से, आरजेडी से कहना चाहिए कि भाई हम तो मिनिमम कैंडिडेट आपके क्षेत्र से उतारेंगे, लेकिन हम लोग मिल के लड़ें तो एक मैसेज जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी से पूरा देश खुश है, बहुत लोग नाराज है, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। और कम से कम जो कांग्रेस जिस तरह का विकल्प दे रही है वो तो नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? अभी जो नवल ने कहा कि गुजरात से यात्रा निकालते हैं, थोड़ा सा मेरा नवल से थोड़ा सा विचार अलग है। उसका मुख्य कारण जो केरल से या दक्षिण भारत से निकालने का था कि भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण भारत में अपनी पकड़ को और कांग्रेस को अभी मजबूत नहीं कर पाई, लेकिन वहां उसने प्रयास किए थे। इसलिए कांग्रेस को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्तर भारत कमजोर हो गया, दक्षिण भारत जो हमारी मजबूत है वो हो जाए। इसलिए उसने अपने उस गढ़ को पहले बचाने के लिए कि वो हमारा मजबूत हो जाए और भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी घुसपैठ न कर पाए, इसलिए यात्रा वहां से शायद शुरू की। जहां तक दूसरी एक बात और है कि जो तुष्टीकरण की बात थी, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं, उसको हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। वो जो उसने पसमानदा मुसलमानों का जो उसने एक नया राग अलापा है, या जो उसने पसमानदा मुसलमानों के ऊपर जो कंधे पे हाथ रखा है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा मुसलमानों का लाभ मिलेगा। आपसे एक सवाल आखिरी में हम ले लेते हैं कि 2024 का चुनाव क्या वास्तव में मोदी जैसे व्यक्तित्व जो बहुत बड़ा कैनवास है, आज देश में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई ऐसा कोई नेता नहीं नजर आता है लोगों की नजर में भी, और यही वजह है कि वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और वो जिताऊ प्रधानमंत्री भी हैं। तो क्या 2024 में वो ऐसा कुछ कांग्रेस कर पाएगी कि उनको चुनौती दे पाए 2024 में? देखिए, मैं 24 की बात करने से पहले आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहता हूँ। पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश में राजनीति की आप विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि भाजपा जो चुनाव लड़ रही है, भाजपा वर्सेस अदर्स है। और अदर्स में कांग्रेस भी है, सपा भी है, बसपा भी है, क्षेत्रीय और छोटे मोटे जो राजभर और ऐसे भी दल हैं। आपने पश्चिम एक आपके साथ एक सवाल इसमें और भी जोड़, क्या 2024 में जो क्षेत्रीय दल हैं, सपा, बसपा या टीएमसी हैं, इनको एकजुट होने की जरूरत है? बिना कांग्रेस के एकजुट होकर के कुछ कर पाएंगे? नहीं, उसी चीज पे मैं आ रहा था। मैंने कहा कि जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, आप कैराना का उदाहरण ले लीजिए। भाजपा लड़ी और भाजपा के अगेंस्ट सारे लोग एकजुट होकर लड़े। भाजपा वहां पे हारी, लेकिन हार का अंतर बहुत कम था। तो अब पूरे देश में भाजपा की स्ट्रेटेजी यही है कि भाजपा दो तरह के वोटर है इस समय, उत्तर प्रदेश में भी और मुझे लगता है वृहद रूप से पूरे देश में भी। एक भाजपा के साथ है या भाजपा के खिलाफ है। जो भाजपा के खिलाफ है उसको लोग अपने अपने बास्केट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर भाजपा जो है अपनी बास्केट को बड़ा कर रही है। उसमें वो कोशिश करते हैं पसमानदा को भी लेके आ जाएंगे, अति पिछड़ों को भी उठा लेंगे, हम अति दलित को भी ले लेंगे, हम वो अपनी बास्केट बड़ी कर रहे हैं। और बाकी जो लोग जो भाजपा के खिलाफ हैं, वो कोई भी कारण रहे हो, उनके राजनीतिक कारण है, कुछ भी रहे हो, लेकिन उनके लिए बहुत सारे दल हो गए। और जो आप एक बात कर रहे हैं कांग्रेस और तीसरे फ्रंट की, मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों ने एक नई रणनीति पे काम करना शुरू किया है कि पोस्ट इलेक्शन अलायंस पे ज्यादा जोर दिया जाए। प्री इलेक्शन अलायंस में आप अपने कार्ड खोल देते हैं। आपने देखा अखिलेश यादव ने मायावती जी के साथ में अलायंस किया, उसके बाद कांग्रेस के साथ अलायंस किया, और उसके बाद नतीजा क्या रहा? अभी उनका जो मतलब एक एनालिसिस है कि उनका जो एक है पोस्ट अलायंस, आप अपनी क्षमता दिखाएं, हम अपनी क्षमता दिखाएं, दोनों लोग मिलकर बाद में भाजपा का सामना कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है 24 में एक इलेक्शन के लिए पूरा एक विपक्ष एकजुट होना ही चाहिए, होगा भी, अगर भाजपा को उन्हें काउंटर करना है। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, भाजपा बास्केट बड़ी कर रही है, भाजपा पसमानदा को भी लेके आएगी और सबको धीरे धीरे वो लाने की कोशिश कर रही है और दूसरे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली भांति जानते हैं और जैसा कि कह रहे हैं कि बीजेपी से निपटने के लिए तमाम दल एकजुट हो रहे हैं, लेकिन क्या वो 2024 में बिना कांग्रेस के बीजेपी और मोदी को चुनौती दे पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।